इतिहास गवाह है कि एक झूठ पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। क्या हमें 2003 का वो साल याद है? सामूहिक विनाश के हथियारों का वो दावा जो कभी सच नहीं हुआ, लेकिन जिसने एक देश को तबाह कर दिया। आज वॉशिंगटन की गलियों में एक बार फिर वही आहट सुनाई दे रही है और सवाल उठ रहा है, क्या हम इराक 2.0 की दहलीज पर खड़े हैं? अमेरिकी सांसद थॉमस हेरोल्ड मैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। थॉमस हेरोल्ड मैसी ने वर्तमान हालात की तुलना सीधे तौर पर इराक युद्ध से कर दी है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है कि अमेरिका वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है। याद करिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वो दौर जब सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार होने का दावा कर हमला किया गया, लेकिन अंत में हाथ लगी तो सिर्फ राख और नाकामी। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है। मेसी ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को घेरे में लिया है। उनका आरोप है कि आज के नेता एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या फिर से संदिग्ध दावों के आधार पर दुनिया को एक नए संघर्ष, एक नए युद्ध की ओर धकेला जा रहा है? माहौल गर्म है और सवाल वही पुराना है, क्या सत्ता की भूख एक बार फिर मासूमों के खून से मिट जाएगी? क्या सच में ये इराक 2.0 की शुरुआत है? मेसी ने संसद में ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय जेम्स मेडिसन ने 1789 में थॉमस जेफरसन को लिखा, संविधान मानता है, जैसा कि सभी सरकारों का इतिहास दर्शाता है, कि सत्ता की कार्यकारी शाखा युद्ध में सबसे अधिक रुचि रखती है और उसकी ओर सबसे अधिक प्रवृत्त होती है। इसने सोच समझकर युद्ध का अधिकार विधायिका को सौंपा है। संविधान स्पष्ट है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 धारा 8 खंड 11 कांग्रेस को युद्ध शुरू करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 2 खंड 2 उपखंड 1 राष्ट्रपति को युद्ध संचालन की शक्तियां देता है। भले ही यह निकाय यह दिखावा करे कि 1973 का युद्ध शक्तियां प्रस्ताव संविधान की स्पष्ट भाषा को अधिभावी करता है, राष्ट्रपति ने फिर भी उस कानून द्वारा ही आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। 1976 का युद्ध शक्ति प्रस्ताव स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति केवल 3 शर्तों के अधीन अमेरिकी सशस्त्र बलों को शत्रुता में शामिल कर सकते हैं। पहला, युद्ध की घोषणा। दूसरा, विशिष्ट वैधानिक अनुमति। या तीसरा, अमेरिका पर हमले से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, कांग्रेस ने युद्ध घोषित नहीं किया है और कांग्रेस ने कोई विशिष्ट वैधानिक अनुमति नहीं दी है। संवैधानिक प्रश्न से परे यहां एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम ईरान के साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं? हमें अपने सैन्य कर्मियों को एक स्पष्ट मिशन देना चाहिए और मेरे जिले के अमेरिकी परिवार जानना चाहते हैं कि यह उन्हें किराना खरीदने में कैसे मदद करेगा, यह उन्हें उनके स्कूलों या पड़ोस में कितना सुरक्षित बनाता है, ये उन्हें घर का खर्च उठाने में कैसे मदद करेगा। क्या हमने मध्य पूर्व में छेड़े गए युद्धों और शासन परिवर्तन के प्रयोगों से कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान में कम से कम $8 ट्रिलियन का कर्ज जमा कर दिया है? ईरान के साथ लंबा युद्ध क्षेत्र को स्थिर नहीं करेगा, इसने क्षेत्र को भड़का दिया है। यह आतंकवादियों की नई पीढ़ियों को कट्टरपंथी बनाएगा और यूरोप व अमेरिका में शरणार्थियों के झुंड भेजेगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है, अयातुल्ला राष्ट्रपति नहीं थे, वह कट्टरपंथी इस्लामवादियों के लिए कुख्यात क्षेत्र के धार्मिक नेता थे और अमेरिका व इजराइल ने उन्हें शहीद बना दिया। इस प्रक्रिया में ओदे हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और इससे भी दुखद 6 अमेरिकी परिवारों को अपने बेटे बेटियों को खोना पड़ा है। और किस लिए? यह प्रशासन हमें सीधा जवाब भी नहीं दे सकता कि हमने यह पूर्वव्यापी युद्ध क्यों शुरू किया। राष्ट्रपति कहते हैं, हमें पहले हमला करना पड़ा क्योंकि ईरानी हमला आसन्न था। इससे सैन्य ने चुका दिए। इस बीच रक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि किसी आसन्न ईरानी हमले का कोई सबूत नहीं था। कुछ ने कहा यह युद्ध परमाणु हथियारों का था, पर 6 महीने पहले हमें यकीन दिलाया गया था कि ईरान पर हमारे पिछले हमले ने उनके परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया था। तो कौन सा सच है? मुझे लगता है कि सबसे सीधा जवाब विदेश मंत्री से आया, जिन्होंने प्रेस को बताया कि इजराइल ने हमें मजबूर किया और हमें फिर से इस युद्ध में घसीटा।
और यही सच्चाई है कि युद्ध का निर्णय कांग्रेस को ही लेना चाहिए। अगर अमेरिकी जाने और खून दांव पर हो तो यह फैसला अमेरिकी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बहस और मतदान से होना चाहिए, और वह बहस कठिन हो और वह वोट मुश्किल हो। मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि मेरे सहकर्मी सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहते क्योंकि मध्य पूर्व में दखल अंदाजी का हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। जब बात बिगड़ती है तो वे अपना नाम इससे नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन कांग्रेस को अपने संवैधानिक कर्तव्य की परवाह नहीं है, क्योंकि इस सदन में कईयों के लिए दूसरों के बेटे बेटियों को उनके मत के बिना युद्ध में भेजना आसान है। और स्पष्ट कर दूं शौस प्रियस हो और चोस कैजन, हम आज युद्ध घोषित करने नहीं आए हैं। हम केवल युद्ध शक्ति प्रस्ताव पर मतदान कर रहे हैं ताकि संविधान पुनः स्थापित हो कि युद्ध के प्रश्न कांग्रेस तय करे। यदि कांग्रेस युद्ध चाहती है तो अध्यक्ष को इसे घोषित करने के लिए मतदान कराना चाहिए। कुछ कहते हैं कि जब हम युद्ध का भुगतान करते हैं, बजट बिल पास करते हैं, तब कांग्रेस उसे अधिकृत करती है। समस्या यह है कि हमने अपने बेटे बेटियों के लिए मिशन तय करने का कठिन काम नहीं किया है। जो लड़ने जा रहे हैं वह बजट बिल में नहीं है। यह कभी नहीं होता। और युद्धरत सैनिकों को मैं आपका आभारी हूं और आपकी सुरक्षा की कामना करता हूं। यह प्रस्ताव मैंने आपके लिए लिखा है। हम सब यहां इस सदन में इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि यह मतदान हो सके, ताकि आपको वह स्पष्ट लक्ष्य मिले जिसके आप हकदार हैं, ताकि आप जान सकें कि इसे हासिल करने पर आप घर लौट सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई अपडेट न चूके। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.